बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start unit 3 vectors. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वांटिटीज़ हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है जी, एक को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और एक को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अब आप देखिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होंगी और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड, और प्लस डायरेक्शन और जो स्केलर क्वांटिटीज़ है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी सिर्फ लेंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास से कोई सा एक वेट है, ठीक है ना, जैसे ये कोई वेट है आपके पास, ये कोई सा एक वेट है, स्टोन है, जो भी है, आपने इसको यहाँ से किसी रोप से या किसी स्ट्रिंग से जो है कनेक्ट किया हुआ है और ये लाइन ग्राउंड है। अब इस वेट को, जो स्टोन जो भी हो सकता है, एक वेट है, उसे आप क्या करते हैं, पुल करते हैं टू राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ फोर्स भी यूज़ होगी और फोर्स की कुछ डायरेक्शन भी होगी। मतलब ये कि लेंथ ऑफ फोर्स भी इसमें होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी होगा, एज वेल डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी शामिल हो गई। तो हम कहते हैं कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसमें एक तो आ जाएगा फोर्स, दैट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर में अगर आप देखें कि अगर इसी स्टोन को आप बग़ैर डायरेक्शन मेंशन किए हुए बताएं तो अल्टीमेट ये जो स्टोन है ये कुछ डिस्टेंस तो कवर करेगा ना। डायरेक्शन हमें नहीं मालूम है किस डायरेक्शन में आप इसको पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी स्केलर। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर होगा, डिस्टेंस इज स्केलर। ठीक है बेटा, ऐसे अगर आप देख लें इसमें हमारे पास फोर्स के अलावा क्या हो सकता है, इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि डी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि दिस ए, या वेलोसिटी वी। दीज आर ऑल वेक्टर क्वांटिटीज़। और अगर आप स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो इसमें एक तो डिस्टेंस डी है, इसमें स्पीड आ सकता है, स्पीड। इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें टाइम आ सकता है, इसमें टेम्परेचर आ सकता है। तो इन तमाम क्वांटिटीज़ के लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज़ वाई दीज क्वांटिटीज़ आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड दीज क्वांटिटीज़ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ बिकॉज वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शंस
तो क्लियर आपको हो गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होती है, जिसका बार बार जिक्र होगा। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब आप कंसीडर कर लें कि एक्स वाई प्लेन में कोई सा एक पॉइंट P है, तो ऐसा वेक्टर जो इस पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, मतलब ये है कि एक ऐसा वेक्टर जो पॉइंट P की पोजीशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे, उसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्टॉप कहाँ पे होगा, उस पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो जो ये आप देख रहे हैं ओ पी, दिस ओ पी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओ पी, अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम लिखेंगे ओ पी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। इज इट क्लियर? तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर represent the position of a point, that is why it is called position vector। अब जो पोजीशन वेक्टर हमने लिया हुआ है ओ पी, ये ओरिजिन है, देखिए ये 0 0 है। तो हमेशा आपने क्या करना है कि जो पी का कोऑर्डिनेट है इसमें से आपने ओ के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। जैसे मैं अगर ये बनाऊं कि ओ पी देखें किसके इक्वल है, ओ पी इक्वल टू, तो P का पॉइंट क्या है, एक्स वाई, पॉइंट P जो है वो एक्स वाई, माइनस जो O का है वो क्या है 0 एंड 0, यानी ये P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हो गए और O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 हो गए। अब चूंकि ये ओ पी एक वेक्टर है तो ये इसकी वेक्टर की एक नोटेशन ऐसे भी होती है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस नोटेशन इज आल्सो यूज्ड फॉर वेक्टर। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, पहले में से आपने पहले को माइनस कर देना है, ठीक है जी, कॉमा, दूसरे में से आपने दूसरे को माइनस कर देना है ये, और आपने इसको नोटेशन ये दे देना है। ठीक है जी। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा एक्स कॉमा वाई। तो ये एक वेक्टर आ गया और इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब इस वेक्टर को अगर आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कंपोनेंट्स का फॉर्म क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या है, एलोंग एक्स एक्सिस, और जो आप वाई देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, एलोंग जे एक्सिस, यानी एलोंग वाई एक्सिस। और ये एलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन जो है वो आई है और एलोंग वाई एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, जे है। ठीक है। इस आई और जे को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं और उसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। तो अब इस वेक्टर को मैं बेटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एक्स वाई मतलब ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, यानी ये 2 डायमेंशन में है, आई और जे के उसमें है, ठीक है, डायरेक्शन में है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे। तो इसमें जो आप x और y देख रहे हैं, दिस x एंड दिस y, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओ पी। इस x और y को हम क्या कहते हैं, या सिंपल आप कह दें जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे,
कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर कहेंगे, यानी कि जो ये पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं वो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसका क्या बनेगा, कंपोनेंट बनेगा, यानी ये एक्स कंपोनेंट्स हो गया और इसका वाई कंपोनेंट हो गया। तो किसी भी वेक्टर की ये कंपोनेंट फॉर्म कहलाती है। ठीक है जी, यानी अब मैं ओ पी को लिख सकता हूँ, ओ पी को आप लिख सकते हैं कैसे, एक्स आई प्लस वाई जे। नोटेशन जो है हम जो यूनिट वेक्टर उसकी हम नोटेशन ये लेते हैं, जे कैप आई कैप कह दें, यहाँ पे आप आई कैप कह दें और इसको आप जे कैप कह दें। तो ये क्या है, वेक्टर ओ पी की कंपोनेंट फॉर्म है। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर आपको ये कहे कि एक पॉइंट ए है वो है 2 1 और एक पॉइंट बी है वो है मेरे पास 3 और 4। क्वेश्चन ये है कि जो वेक्टर ए बी है, जो वेक्टर ए बी है इसे आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें, यानी ए बी को आप क्या कर लें, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें। तो मैं क्या कहूँगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू, अब आपने कुछ नहीं करना है, ये जो बी का पॉइंट है इसको आप लिख लें, यानी जो बी जो बाद वाले इसको आप लिखें वो क्या है 3,4। ठीक है, फिर -2,1। अब चूंकि ये वेक्टर है तो आप इसको वेक्टर की नोटेशन दे दें इस तरीके से, ये किसके इक्वल होगा, 3 - 2 = 1 और ये 4 - 1 = 3 और ये वेक्टर फॉर्म। अब इसको मैं कंपोनेंट के फॉर्म में बेटा कैसे लिखूंगा, तो इसमें देखें सिर्फ ये एक्स वाई प्लेन में है, मतलब ये 2 डायमेंशनल है। तो ये जो 1 है ये एलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है आई, और जो ये 3 है ये एलोंग क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है ना, और इसका यूनिट यानी इसकी डायरेक्शन क्या है वो जे वाली डायरेक्शन है। तो हम इसे कह सकते हैं 1i + 3j। तो ये वेक्टर ए बी की कंपोनेंट फॉर्म कहलाएगी। ठीक है जी, थोड़ा सा इस ए बी को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। कंसीडर वी हैव 2 पॉइंट्स, आप सपोज कर लें कि आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये मैं लेता हूँ एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, और इस जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर मैं लेता हूँ ओरिजिन से, ये ओरिजिन है तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बच्चे क्या होगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर मैं कह देता हूँ ये है, थोड़ा सा और बी का पोजीशन वेक्टर ये कह दें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ओ ए एक वेक्टर और ओ बी दूसरा वेक्टर। अब अगर इस ट्राइंगल को मैं कंप्लीट करूं तो क्या होगा, यानी इसे आप देखें, पहले ये ओ ए है और दूसरा वेक्टर ओ बी है। ठीक है ना, तो अब हेड टेल जो हमारे पास क्या होता है, हेड टू टेल जो रूल है उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, इसका जो ये हेड है ठीक है वो इसके साथ, यानी इस वेक्टर का ये जो आप देखते हैं ये वेक्टर जो आप ओ ए देख रहे हैं, ठीक है, इसके हेड के साथ जो वेक्टर ए बी जो है, ए बी का क्या आएगा, टेल आएगा ए बी। तो इसकी कुछ डायरेक्शन इस किस्म की होगी। आसान में आपको बताता हूँ, जो आपका इनिशियल वेक्टर है ओ ए ये आपका इनिशियल वेक्टर है और ओ बी ये आपका सेकेंडरी है, यानी सेकंड वेक्टर है, यानी जो आपने पहला वेक्टर लिया हुआ है वो आपका इनिशियल हो गया और जो आपने बाद में लिया हुआ है वो आपका सेकेंडरी हो गया। ये आपका इनिशियल वेक्टर आपने लिया है और ये आपने जो सेकेंडरी वेक्टर है वो हमने लिया है। अब जब आप ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर ओ ए भी ड्रॉ कर लिया आपने, वेक्टर ओ बी भी ड्रॉ कर लिया, तो अब जो आपका इनिशियल वेक्टर था यानी ओ ए, यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे ए इस तरीके से और इसको आपने एरो का निशान ऐसे दे देना। तो अब मैं कह सकता हूँ कि इसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि ये वेक्टर ओ ए प्लस डायरेक्शन देखें वेक्टर ए बी
इक्वल टू ओ बी। ठीक है, इसमें से ए बी की वैल्यू निकालें। वेक्टर ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो देखिए कि जो जब भी आप देखते हैं वेक्टर ए बी तो कैसे लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी और द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, यानी बी में से आपने ए को माइनस कर देना है। बात समझ रहे हैं ना। ए बी को हमेशा कैसे लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए। तो हम ओ बी और ओ ए को इग्नोर करते हैं, बस हम क्या करते हैं डायरेक्ट बी में से ए को माइनस कर देते हैं, बिकॉज कि जो पॉइंट है वो इटसेल्फ अपना पोजीशन वेक्टर भी है। जो पॉइंट होता है वो इटसेल्फ पोजीशन वेक्टर भी होता है। देखिए अगर ये पॉइंट मेरे पास है तो ये पॉइंट इटसेल्फ एक पोजीशन वेक्टर भी तो है ना। तो एवरी पॉइंट इज़ अ वेक्टर, जो भी पॉइंट आप लें वो एक वेक्टर ही होगा। तो अब इसमें जो ए बी वेक्टर है इसे हम कैसे लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए करके लिखेंगे। तो ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। ये हो गई एक बात। अब किसी भी वेक्टर को आप ए बी सी डी किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम एक वेक्टर उसको मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ, वेक्टर वी। और ये मेरा 3 डायमेंशनल वेक्टर है, यानी एलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो एलोंग एक्स एक्सिस जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो आई होगा, एलोंग वाई जो है बच्चे वो जे होगा, और एलोंग जी जो है वो इसका के होगा। तो इस वेक्टर को मैं लिखता हूँ इस तरीके से, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसके साथ आप इस तरीके से यूनिट वेक्टर ये और ये आप लगा लें। अब इसको हम यूनिट वेक्टर क्यों कहते हैं, इसको हम यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है ना, जो आई है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के इक्वल होगा, यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 1 के इक्वल होगी। जे की लेंथ भी 1 के इक्वल है, के की लेंथ भी 1 के इक्वल। तो इसको हम कहते हैं ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी मैग्नीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 के इक्वल। सिर्फ ये डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो ये जो आई जे के है ये वेक्टर वी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो आप ए बी सी देख रहे हैं, ए बी एंड सी, इसे हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी। और इसी ए बी सी को हम कहते हैं ए आर, ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। इसे हम डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वी। यानी एक्चुअली जो आप ए बी सी देख रहे हैं ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स वाई जी प्लेन में पड़ा हुआ है पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यही कोऑर्डिनेट्स जो है वेक्टर के कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं, और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर वी। ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात आप देखें, अब किसी भी वेक्टर की कुछ लेंथ तो होगी ना, उसका कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा। तो हम मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में z का मैग्नीट्यूड निकाला था, यानी वहाँ पे हमने मॉड z निकाला था। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे हम v का मॉड निकालेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड v। तो डिनोट कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड v, वो हम कैसे डिनोट करेंगे, v डबल बार से। ठीक है, और ये होगा किसके इक्वल, तो आप देखें आई का कोएफिशिएंट क्या है a, तो ये a का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट b का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट c का स्क्वायर अंडर रूट।
तो बेटा इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर की लेंथ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ का फार्मूला क्या होगा, आई का जो भी कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर करेंगे, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका आप स्क्वायर करेंगे, प्लस जो सी का कोफिशिएंट है यानी जो के का कोफिशिएंट है सी, उसका आप स्क्वायर करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा या वेक्टर बी का लेंथ कहलाएगा, ठीक है जी। तो अभी तक इस टॉपिक में हम एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, यानी एक पॉइंट ए है, इसको मैं कहता हूँ x1 और y1, और यहाँ पे एक पॉइंट बी है, इसे मैं कहता हूँ x2 एंड y2। अब वेक्टर ए बी क्या होगा, यानी ये जो ए बी वेक्टर है, ये वेक्टर ए बी, इसमें वेक्टर ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू, अभी आपको बताया किसके इक्वल होगा, वेक्टर ओ बी और माइनस वेक्टर ओ ए। तो आप इनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करें, यानी इस तरीके से वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करें। तो आपसे कहा था कि ओ बी एक्चुअली क्या है, वही पॉइंट बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बी यही आ जाएगा x2 कॉमा y2, ये वेक्टर माइनस ओ ए कितना है x1 एंड y1। तो इसका आंसर किसके बराबर हुआ, ये वेक्टर किसके बराबर हुआ, ये होगा x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1, ठीक है। और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख दूँगा। तो यहाँ जो मैं समझाने जा रहा था वो ये है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, इस पॉइंट को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, इसे हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, ठीक है। आप वेक्टर ए बी ऐसे आप कुछ नाम दे सकते हैं, वेक्टर आर कह दें, तो मैं क्या कहूँगा कि इनिशियल पॉइंट, जो ये मेरा ए है ये इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर आर, आर का ये इनिशियल पॉइंट है। इसी तरीके से जहाँ पे ये स्टॉप हुआ है ये, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसे हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो कभी कभी उसने आपको इनिशियल पॉइंट दिया होगा और वेक्टर आपको दिया होगा, वो आपसे पूछेगा कि इसका आप टर्मिनल पॉइंट बताएं, ठीक है। या उसने आपको टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है और वेक्टर ए भी दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि बताएं कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है। तो आपको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर मालूम होना चाहिए। जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होगा बेटा वो इसका इनिशियल पॉइंट होगा, और जहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा यानी जहाँ पे ये स्टॉप करेगा वो इसका टर्मिनल पॉइंट होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं कुछ एक्सरसाइज की तरफ, इससे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन 1 क्या है, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर इन द कंपोनेंट्स फॉर्म गिवन दैट पॉइंट पी क्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है, आर आपको गिवन है और एस, यानी आपको यहाँ पे लगभग 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और 4 पॉइंट्स में वो ये कह रहा है कि आप इनको क्या करें, इन वेक्टर्स को कंपोनेंट्स फॉर्म दें। मतलब कौन कौन से वेक्टर्स को, एक वेक्टर दिया है पी क्यू वेक्टर, ठीक है, यानी पी क्यू वेक्टर को आप कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखें। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि हम क्या करेंगे, पी क्यू का मतलब क्या होता है, वेक्टर पी क्यू का मतलब क्या है, वेक्टर पी क्यू का मतलब है, अब ये वेक्टर है, वेक्टर पी क्यू का मतलब है द पॉइंट क्यू, द पॉइंट क्यू माइनस द पॉइंट पी, पॉइंट पी 3, और ये वेक्टर नोटेशन में आ गया, ठीक है। आखिर में इसको हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है, इसको हम यूँ सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। फिर क्या होगा ये, दैट इज इक्वल टू -4 और -3 -7 -6 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -6 + 1 -5,
और ये वेक्टर फॉर्म बना दें तो वेक्टर फॉर्म बन गया -7 एंड -5, ठीक है ना। -4 -3 -7 हो जाएगा और -6 प्लस तो -5, ठीक है, ये आ गया, ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कंपोनेंट्स फॉर्म कैसे दूंगा, किसके इक्वल होगा बच्चे, -7i और -5j। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म ऑफ वेक्टर। इसमें -7 और -5 बच्चों क्या है, ये पी क्यू के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये इसे आप नोटेशन में दे दें। तो इस तरीके से आपने इन दिए हुए वेक्टर्स को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। अब इस नंबर 2 को आप देखें, यहीं पे कर लें। अब इसमें क्या है जी, इसमें है 3 टाइम्स वेक्टर पी क्यू -RS। तो सिंपल है, इक्वल टू 3:3। अब पी क्यू का आपको क्या बताया था कि पॉइंट क्यू में से आपने पी को माइनस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिखें, पॉइंट क्यू क्या है, -4 -6 और माइनस पी कितना है 3, -1। फिर क्या है -RS, ठीक है, वेक्टर RS, वेक्टर R कितना है, यानी RS, तो S कितना है 2 5 माइनस R कितना है 1 4। इसको बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये हुआ 3, वेक्टर नोटेशन, -4 -3 -7, -6 + 1 -5, ये ब्रैकेट क्लोज। ये सॉल्व हो गया ना, इसको ऐसे करना। फिर क्या है -2 - 1 1 एंड 5 - 4 1। 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा -21 एंड -15 एंड -1 और -21 और -1 क्या होगा -22, देन -15 और -1 कितना होगा -14। ये आ गया वेक्टर फॉर्म। अब इसको मैं किस में लेकर आ रहा हूँ बच्चे, सिंप्लीफाई कर दिया ना, मुझे 3PQ -RS वेक्टर को जो उसका रिजल्ट है उसको किस में लिखना है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में। तो मुझे कंपोनेंट्स मिल गए, अब इसको I और J के साथ लगा के ख़त्म करें, -22I एंड -14J। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी कि हम क्या रहे हैं। कुछ वेक्टर्स, कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और कुछ वेक्टर्स दिए हैं। क्वेश्चन ये है कि इन वेक्टर्स को कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें। अगेन 1/2 और ये वेक्टर मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे लगाता हूँ वैल्यू इसकी, +5/2। ये वेक्टर देखें, इधर बना देते हैं, बस डायरेक्ट बना दें, अब तो आप समझ गए ना। और फिर क्या है -3/2 और ये वेक्टर भी बना लेते हैं, डायरेक्ट बनाएं। अब यानी इसमें Q पॉइंट में से P को माइनस करेंगे, तो वो हमने किया हुआ है ऑलरेडी, देखें PQ निकाला हुआ है। PQ कितना है, वो है PQ -7 और -5, तो यहाँ पे लिख दें -7 -5। ठीक है, इसके बाद क्या है PR, मतलब R में से P को माइनस करें, R में से P को माइनस, ये R इसमें से P को माइनस करें, तो 1 - 3 -2 लिखें यहाँ पे -2, यानी R में से P, ठीक है ना,
4 माइनस इंटू माइनस +1, तो 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिए 5, ये हो गया। फिर -3/2 ये लिखा। अब QS मतलब S में से Q को माइनस करें, S में से Q को माइनस करें। S क्या है? ये Q ये है, तो 2 माइनस इंटू माइनस +4, तो 2 + 4 6, यहाँ पे लिखें 6 और कॉमा। फिर क्या है इसको देखें, हम क्या निकाल के आ रहे हैं QS। तो अब ये 5 और माइनस इंटू माइनस +6, तो कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे लिख दें 11, ठीक है ना। अभी मैंने आपको समझाया है 1/2 PQ का मतलब है पॉइंट Q में से P को माइनस करनी, तो अब वो पॉइंट तो नहीं रहेगा, वो वेक्टर बन जाएगा, तो वेक्टर की नोटेशन लगा दें। प्लस 5/2 PR यानी पॉइंट R में से P को माइनस करें, तो जो रिजल्ट है अब वो वेक्टर रहेगा, क्योंकि PR वेक्टर, तो वेक्टर की नोटेशन लगा दें। -3/2 ये QS मतलब S पॉइंट में से Q को माइनस कर लें, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिख लें, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा? -7/2 कॉमा -5/2 वेक्टर, इस तरीके से क्लोज करें। फिर प्लस, ये देखें क्या है वो, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -5, और जब यहाँ पे होगा तो 25/2 आएगा, ठीक है। क्लोज करें। माइनस, जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 6 से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 3 9 आ जाएगा, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 11 × 3 33 और /2 होगा, और ये क्लोज करें, ठीक है जी। अब सबको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लें, क्या होगा ये? -7/2, मैं अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता हूँ बस, ठीक है, आगे चलें। माइनस ये -5/2 जी -5I, और ये +25/2 जी -9I -33/2 जी, ठीक है जी। अब ये कंपोनेंट्स फॉर्म में आया हुआ है। अब सिर्फ हमने I J और ये बस I J ही है, इनको हमने क्या करना है? कंबाइन करना है। तो पहले आप I वाले को देखें, -7/2I ये हो गया। फिर -5I, फिर -9I, ठीक है। अब J वाले को देख लें, प्लस, मैं ज़रा ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें J वाला है, चाहिए प्लस वाला, प्लस को पहले लिख लें, +25/2, फिर J वाला यहाँ से लिख लें, -5/2 J, और एक ये है -33/2 J। अब देखें जनाब, सबका इन तीनों का एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, यहाँ पे क्या आएगा? -7I -10I, ये -18I, 2 एलसीएम लिया, ठीक है। प्लस इसमें भी 2 इज़ द एलसीएम, 2 इज़ द एलसीएम, तो सबका एलसीएम 2 है, तो बस नंबर्स लगाते जाएं। 25J -5J -33J। अब देखें जी, -7 और -10 -17, और -18 -35I /2, प्लस 25 - 5 20, और 20 -33 -13,
और इससे मैं एक स्टेप और करके इसको वाइंड अप करता हूँ। तो कंपोनेंट्स को अलग करें, 35/2 ये सब कंपोनेंट हो गया इंटू आई माइनस 13/2 ये इसका कंपोनेंट हो गया एंड जी। तो द कंपोनेंट्स आर क्या है, कंपोनेंट्स आर ये कंपोनेंट्स हैं -35/2 एंड -13/2 दीज आर द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं है, बस आपको इतना पता हो कि पी एस किसके बराबर होता है। तो अभी आपको बताया पी एस क्या होगा, एस में से पी को बस माइनस करें और वो वेक्टर का नोटेशन लगाएं, यहाँ पी में से एस को माइनस करें, यहाँ पी में से क्यू को माइनस करें। तो देखें कि ये किसके इक्वल हुआ, ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, ये मैं इसको वेक्टर फॉर्म दे देता हूँ। फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसको वेक्टर फॉर्म दे दें, और प्लस क्यू पी इसको वेक्टर फॉर्म दे दें। अब मैं लगाता हूँ इसकी वैल्यूज। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बस आखिरी में मैं क्या करूँगा, इसको आखिरी में करेंगे इसे, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करें -9 54 -16 को मल्टीप्लाई करने क्या होगा 16 -96 प्लस ये तो वैसे ही रहेगा 7 एंड 5। इसमें भी एक स्टेप और मैं करता हूँ, पहले वाले को देखें, -9 ये -16 ये +7, ठीक है ना, कॉमा। अब दूसरे वाले को देखें 54 ये दूसरा वाला, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ठीक है, तो +96। और तीसरे को देखें, यानी ये हो गया 9 16 और 7, इसके बाद दूसरा वाला 54 ये +96 और +5, इसको और सिंप्लीफाई किया, कितना आएगा -25, ये भी 7 भी है ना, -25 और +7 -18 जी 96 और +5, यानी 4 यहाँ कर देना, 100 और 55 155। तो अब इसको हम कंपोनेंट्स फॉर्म देते हैं, क्या होगा -18 आई दूसरा +155 जी। तो बेटा इस तरीके से आपने दिए हुए वेक्टर्स को कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने कुछ 4 में ख़राब आपको पार्ट्स करवा दिए, और बाकी भी आप इसी तरीके से कोशिश करें, हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, अब आगे के क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं कोलिनियर का मतलब है कि द पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हों उन्हें हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ये लीनियर जो है लाइन से निकला हुआ है, लाइन मतलब एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो देखें जैसे ये एक लाइन है और वो ये कह रहे कि आप प्रूव करेंगे ए बी सी यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट यानी एक ही लाइन पर है, आप शो करें। तो अब ये 3 पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन पर कब होंगे, इसके कई एक तरीके हैं शो करने का, लेकिन चूंकि हम वेक्टर को फॉलो कर रहे हैं तो इसे हम वेक्टर के थ्रू करेंगे, वरना अदरवाइज भी इसके कई एक तरीके हैं। आप इसको डिटर्मिनेंट के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका डिटर्मिनेंट बनाएं, अगर वो 0 हो जाए तो ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। आप इसको स्लोप्स के मेथड से कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप इक्वल हो जाए तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे,
कोलिनियर हो जाएंगे एक ही लाइन पर, इसलिए कि उनका एंगल जो है ना वो बराबर है ना। देखिए यहाँ पे भी एंगल अगर आप ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो है, यहाँ भी एंगल ज़ीरो है, और इस पूरे ए और सी का भी एंगल ज़ीरो है। डायरेक्शन पे आएंगे तो फिर वो 180 हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स, हम इसको वेक्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब मैं जब कहता हूँ कि ये पॉइंट्स ए बी और सी क्या हैं, ये कोलिनियर हैं, शो करें, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा कि जो वेक्टर ये है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स क्या, बी सी, वेक्टर बी सी। अगर आप इस चीज़ को शो कर लें कि जो आपका वेक्टर ए बी जो है वो कुछ कांस्टेंट टाइम्स वेक्टर बी सी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट्स ए बी और सी क्या हैं ये कोलिनियर हैं। अब जो ये कंडीशन आप देख रहे हैं ए बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स बी सी, के कोई कांस्टेंट है, वो जी वाला के नहीं है, ठीक है, ये के कोई सा स्केलर है, कोई सा कांस्टेंट है। तो दो वेक्टर्स जो हैं उसके पैरेलल होने के दो तीन कंडीशंस हैं। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, या जब दो वेक्टर क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी जब ये दो वेक्टर से, एक वेक्टर ये है, ये वेक्टर देखें, ये एक वेक्टर ए बी ये है, ये, और एक वेक्टर बी सी ये है। अब जब ये क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, यानी कोइंसिडेंट होंगे, मतलब ये कि एक ही लाइन में होंगे, तो तब भी पैरेलल तो है ना, ठीक है। अब ये मैं नहीं कहता हूँ कि वेक्टर ए बी जो है वो वेक्टर बी सी से कितना बड़ा है, तो यहाँ पे इन वेक्टर्स की जो लेंथ है वो जो है वो मैटर नहीं करती। यहाँ पे क्या मैटर करता है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। तो अगर आप देखें कि ए बी की डायरेक्शन और बी सी की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना कि ये ए बी है और दूसरा मैं कहता हूँ ये बी सी है, तो अब मुझे जो है इसके मैग्नीट्यूड को नहीं देखना है। मैग्नीट्यूड तो जो भी हो, देखें ये कम है लेकिन ये और ज़्यादा है ये, लेकिन ये क्या है, पैरेलल हैं दोनों। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूं, इस तरीके से कर दूं, अभी भी तो पैरेलल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं। तो ये दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की एक कंडीशन है, ठीक है, कि दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कब होंगे, या दो वेक्टर्स जो हैं वो कोइंसिडेंट कब होंगे, जब पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का सम कांस्टेंट टाइम के इक्वल हो जाए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे शो करते हैं। अगर हम ये शो कर दिया कि ये चीज़ जो वो इसके बराबर है, तो ये हमारे लिए दलील होगी। किसकी दलील होगी कि ए बी सी जो हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर हैं, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं, आपने सुना, अभी तो यहाँ कोलिनियर पॉइंट्स की बात हो रही है, कोलिनियर वेक्टर्स भी होते हैं और को प्लेनर वेक्टर्स भी होते हैं। तो फिलहाल मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, जो हमारा टॉपिक है कोलिनियर पॉइंट्स, मैं वहीं तक रहता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, पहले मुझे निकालना होगा ए बी, तो निकालें जी ए बी। तो ए बी को फाइंड आउट करने का आपको मेथड बताया हुआ है सिंपल, कि बी में से ए को माइनस करें, वेक्टर का फॉर्म दे दें ये। अब बी में से ए को माइनस कर लें, ये आपका बी है, ये ए है, बी में से ए को माइनस करें, 6 - 1 5, ठीक है जी। फिर क्या है, बी में से ए माइनस कर दें, बी में से, फिर 0 - 0 0, तो ये ए बी की वैल्यू आ गई। अब निकालिए ज़रा बी सी की वैल्यू। तो बी सी का मतलब क्या है कि सी में से बी को निकालें, ये सी एस में से बी को निकालें, 0 - 6 -6, और 0 - 0 इज 0। अब इस वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ले आए इसमें। तो ए बी क्या है, 5 और 0, के टाइम्स बी सी कितना है, -6 और 0, ये मल्टीप्लाई कर लें, ये क्या होगा 5 और 0, ये क्या होगा -K6 और 0, ठीक है। अब इसको जरा फॉर्म में ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आता हूँ, क्या होगा ये 5i + 0j, और ये क्या होगा -6
6k एंड 6ki एंड प्लस 0j। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड्स पे, किसे आई और जे के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें बाय कंपैरिजन, तो आप देख सकते हैं कि 5 जो किसके इक्वल हो जाएगा, -6k के इक्वल हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/6 आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे शो कर दिया कि जो वेक्टर ए बी जो है, वेक्टर ए बी वो क्या है, वो इक्वल टू -5/6 टाइम्स वेक्टर बी सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या है बच्चे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये हमने इसमें प्रूव करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स, मैंने PVS लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब अगर ए वेक्टर और वेक्टर बी जो हैं वो इन पॉइंट्स के क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो ए जो है, ये ए क्या है, ए क्या है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 7। ये बी क्या है, एंड बी ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्या, m/2 एंड 11। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ए और बी जो हैं वो पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्या हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो आप बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ए एंड बी आर कोलिनियर। अगर ए और बी पॉइंट 2 7 और पॉइंट m/2 11 के क्या हो जाएं, पोजीशन वेक्टर्स हो जाएं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि ए और बी के कोलिनियर होने के लिए m की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यानी सिंपल से आप ये कहते हैं कि m की किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए और बी क्या है, कोलिनियर है। आप समझ रहे हैं ना, यानी कि वेक्टर, यानी m की किस वैल्यू के लिए वेक्टर ए और बी क्या है, कोलिनियर है। ठीक है जी, तो कोलिनियरिटी की बात हो रही है तो फिर वही पैरेललिज्म की बात होगी। तो पैरेललिज्म की क्या बात होगी, वो मैंने भी आपसे कहा है कि वेक्टर ए, ये देखें, इट इज गिवन दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर्स फॉर सम वैल्यू ऑफ m, और वही m की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर जो हैं वो हैं कोलिनियर। आप बताइए कि m की क्या वैल्यू रखी जाए कि ये दोनों कोलिनियर हो जाएं। तो अभी आपसे कहा कि जब भी कोलिनियरिटी की बात आएगी तो पैरेललिज्म की बात आएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वेक्टर ए, नीचे दे दें नोटेशन, यहाँ से दे दें, ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम, यहाँ पे चले मैं लेमडा देता हूँ, के से कन्फ्यूजन हो जाती है, ये बी ऐसा ही होगा। अब ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी ए पोजीशन वेक्टर है किसका, 2 7 का। तो यहाँ पे लिख दें 2 और 7 वेक्टर है, ये आ गया, ये लेमडा। बी आपको दिया हुआ है ये m/2 और कॉमा 11, ये वेक्टर फॉर्म दे दें। ठीक है ना, अब इसको यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, λ/2 m कॉमा लेमडा इंटू 11 या 11 लेमडा। कंपेयर कर लें, कंपैरिजन में ये इससे कंपेयर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा m
बाई 2 किसके इक्वल हुआ बच्चे, 2 के इक्वल। तो यहाँ से लेमडा एम की वैल्यू क्या आ गई 4, इसे कोई सा नंबर दे दें। ठीक है, इसमें देखें ये जो मैंने कंपेयर कर लिया ना, मैंने क्या कंपेयर किया, मैंने इसे जो है इससे कंपेयर किया। अभी ये 7 तो रह गया ना, 7 को मैं इससे करूँगा एंड 7 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, 11 लेमडा के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 7/11। इसे 1 में पुट करेंगे, तो 1 में आप पुट करें तो क्या आता है 7/7 डिवाइड बाई 11 ये। अब इसको इसमें पुट करें लेमडा की वैल्यू, तो 7 डिवाइड बाई 11 इंटू एम इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बच्चे एम की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यहाँ निकाल दें। सो देयरफॉर एम इज इक्वल टू, देखें एम क्या आएगा, ये 7/11 वहाँ रिवर्स हो जाएगा ना, तो 44/7 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की, वो मैंने आपको बताया। वो क्या होता है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर का सम कांस्टेंट टाइम इक्वल हो जाए, तो दो वेक्टर्स बच्चों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक और कंडीशन होती है पैरेलल होने के लिए, अगर दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर किसी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाए, तो उस केस में भी वेक्टर्स बच्चों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, तो एक तो ये कंडीशन है कि पहले वेक्टर को दूसरे वेक्टर का सम कांस्टेंट टाइम इक्वल होना चाहिए। दूसरे तरीका क्या हो सकता है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या 0 होना चाहिए, तब भी वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल। एक तीसरा तरीका होता है, वो तीसरा भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक और तीसरा मेथड पैरेलल होने के लिए, यानी मैं कहता हूँ कि ए इज़ पैरेलल टू बी। ठीक है, अब वेक्टर ए जो है मेरे पास, सेम मेरे पास वेक्टर ए जो है वो है A1I प्लस A2J प्लस A3K, और वेक्टर बी है बच्चे क्या, B1I प्लस B2J प्लस B3K। जब मैं कहता हूँ कि ए जो है वो बी के पैरेलल है, तो जब पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आप ये देख रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियोज़, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, A1 A2 A3। अभी आपसे मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियोज़ की बात कुछ हुई थी, जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज़ भी कहते हैं। इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, A1 A2 और A3। और बच्चे इसके डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, इसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं B1 B2 एंड B3। तो अब जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो क्या होगा, इनके जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, यानी A1 डिवाइड बाई B1 ये इक्वल हो जाएगा A2 डिवाइड बाई B2, ये इक्वल हो जाएगा A3 डिवाइड बाई B3। तो अगर दो वेक्टर्स के डायरेक्शन रेशियोज़ का रेशो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इस केस में भी वो दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो एक पैरेलल के लिए ये हो गया, एक पैरेलल के लिए ए लेमडा टाइम बी ये दूसरा हो गया, और एक पैरेलल के लिए ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट ये अगर 0 हो जाए तो ये तीसरा हो गया। तो इन तीन तरीक़ों से, अगर इन तीन तरीक़ों में से कोई भी तरीका आप दो वेक्टर को पैरेलल शो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता था कि चलें आपको ये वाला ही बता दूं कि दो वेक्टर जो हैं वो पैरेलल कब होंगे और कैसे होंगे। ठीक है बेटा, नंबर 3 में क्या कहते हैं कि इफ़ वेक्टर u इज़ इक्वल टू दिस, वेक्टर v इज़ इक्वल टू दिस एंड w इज़ इक्वल टू दिस, देन फाइंड नंबर 1 द वेक्टर x दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल इक्वेशन है। जैसे आप आम इक्वेशंस को x y z के लिए सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से इस इक्वेशन को हमने x के लिए सॉल्व करना है। u v और w की वैल्यूज आपको दी हुई हैं। देखें वेक्टर u s को v नोटेशन दिया हुआ है इसने। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर को हम ये नोटेशन भी दे सकते हैं। वेक्टर वी एस को ये नोटेशन दिया हुआ है, डब्ल्यू को ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है -i + j।
इसका मतलब क्या है 0i प्लस जे, इसका मतलब क्या है 3i प्लस 4j। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो अब यूँ कर लें कि ये जो मेरे पास है ये आप देख रहे हैं इक्वेशन u माइनस 2x x माइनस ए, तो x को एक तरफ कर लें और u v w को एक तरफ कर लें। ठीक है, तो मैं इस x को साइड पे ले जाता हूँ और बाकी टर्म्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा u प्लस w माइनस 3v इक्वल टू, इसको साइड पे ले जाएं तो ये x एंड प्लस 2x। तो चूंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो अब मैं इस साइड पे इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू, अब लगाएं जी u की वैल्यू, ये u की वैल्यू है -1, 1 प्लस w, ये w की वैल्यू है, ये b नहीं लगा देना, ये w है, पहले w दिया हुआ है 3 4, फिर क्या है -3, v की वैल्यू बच्चे लगाएं, ये v की वैल्यू 0 1। ठीक है, r -1 1 प्लस 3 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई करें 3 × 0 0 3। सबको ओपन कर लें, एक साथ ओपन कर सकते हैं, कर लें। क्या क्या इसमें आ जाएगा, -1 प्लस 3 माइनस 0, फिर कॉमा क्या 1 प्लस 4 और -3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आई जे की में भी कर सकते हैं। तो पहले को पहले में ऐड कर लें और दूसरे को दूसरे में कर लें। लेकिन पहले में -1 इसका पहला प्लस 3 और इसका पहला क्या हो जाएगा -0, ये कॉमा लगा दें। फिर इसका दूसरा क्या है 1 प्लस इसका दूसरा क्या है 4 और प्लस इसका दूसरा क्या है 3, तो ये -3। तो ये बेटा किसके इक्वल होगा, ये आ जाएगा 2, ये 5 और ये क्या किया यार 4 5, 5 में से 3 2, 2 एंड 2, ये 2 है, सही हो गया। और यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँ भाई, 2i और प्लस 2j। तो x की वैल्यू मिल गई ना आपको, वेक्टर x किसके बराबर हुआ 1/3 इंटू 2i प्लस 2j, या इसको आप लिख सकते हैं 2/3i एंड प्लस 2/3j। तो ये बेटा आपका वेक्टर x आ जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि आप एक वेक्टर u मालूम कर लें और वेक्टर v भी मालूम कर लें। अगर u प्लस b जो है वह इसके बराबर है और 3 टाइम्स u प्लस 2 टाइम्स b जो है इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप करते हैं इक्वेशन में आप करते हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। तो बिल्कुल वही है, वहाँ पे वेरिएबल्स थे, यहाँ वेक्टर्स आ गए। तो यहाँ पे आपने वेक्टर्स के लिए सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो देखें इसको सॉल्यूशन में, देखें वेक्टर u प्लस वेक्टर v दिया हुआ है आपको, किसके बराबर है 2 और -3। इसे मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ, यानी ऐसे कर लेंगे आप इसको 2i और -3j कर लेंगे। ये दूसरा वेक्टर आपका क्या है, ये है आपका जनाब 3u, u की वैल्यू लगाएं इसमें, u कितना है, u तो मालूम करना है, सॉरी। दूसरा वेक्टर आपका हो जाएगा 3u प्लस 2v, किसके इक्वल आया बच्चे -1 एंड 2। इसे भी आप ले आए इसके कंपोनेंट्स फॉर्म में -i और प्लस 2j। ये दो इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, वेक्टर इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। ठीक है, नहीं ये इस वेक्टर का सम इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। हमें u और v की वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट करनी। तो देखें कि हम इसमें से किसे एलिमिनेट किसे कर सकते हैं,
इसको 1 कह दें और इसको 2 कह दें। अब मैं u को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ और यहाँ से v को भी कर सकता हूँ। कैसे? इस पूरे को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर रिजल्ट में से ये माइनस कर लें तो u और u कैंसिल, या इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें से माइनस कर लें तो v और v कैंसिल। ठीक है, तो यूँ करते हैं कि चलिए 2 वाला कर लेते हैं, या यूँ करें कि 3 वाला कर लें। तो ये मैं लिखता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 क्या देगा बेटा आपको? मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा? 3u प्लस 3v इक्वल टू, इसमें नहीं, ये जो इसका फॉर्म है यहाँ पे 6i माइनस 9j। ठीक है बेटा, दूसरा मेरे पास ऑलरेडी है, वो क्या है? 3u प्लस 2v इक्वल टू, किसके इक्वल है? माइनस i प्लस 2j। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करने बाय सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा? माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये और ये तो बचे हो गया कैंसिल। इसमें से क्या रह गया? 3 माइनस 2 1v, v रह गया। 6 प्लस 1 7i हो गया। ये और -9 और -2 कितना हुआ? -11 हो गया। तो ये आ गई v की वैल्यू। अब आपको u चाहिए तो सिंपल इक्वेशन देख लें, 1 है, 1 में पुट करते हैं। तो 1 में ये है u प्लस v की वैल्यू लगा दें इक्वल टू 2i माइनस 3j। सिंप्लीफाई करें जी, वेक्टर u इक्वल टू 2i माइनस 7i माइनस 3j एंड प्लस 11j, ये आ जाएगा। फिर इसके इक्वल हुआ 7 माइनस 2 5, इसका सिंबल लगेगा तो माइनस 5i प्लस 11 और माइनस 3 कितना होगा? 8, सिंबल प्लस वाले का रहेगा प्लस 8 जी। तो बेटा ये u की वैल्यू हो गई ये, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए ये वाली वैल्यू जो है ये v की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो परेशान नहीं होना है, वही x और y वाले क्वेश्चंस हैं। सिर्फ नया इसमें क्या है कि यहाँ पे वेक्टर्स की एंट्री हो गई है, वो वेरिएबल चले गए अब। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x और y की जगह क्या कर रहे हैं? डिफरेंट वेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसमें मसला नहीं होगा। अब क्या कहते हैं कि फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ वेक्टर v इफ़ इट्स टर्मिनल पॉइंट आज दिस। देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी भी वेक्टर जो होता है उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है ना, आपको समझाया था कि अगर एक वेक्टर मेरे पास है, एक वेक्टर ए से बी तक का एक वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, तो ये इसका बेटा ये इनिशियल पॉइंट कहलाता है। इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट। और ये जो है ये, इसको हम कहते हैं इसका कौन सा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। ये होगा इसका टर्मिनल पॉइंट। इन्हीं दो पॉइंट्स के मिलने से एक वेक्टर आपको मिलता है। ठीक है, वेक्टर ए बी, उसे आप वेक्टर आर का नाम दे दें, जो भी दे दें ये। तो वेक्टर आर का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ? ए, और वेक्टर आर का जो टर्मिनल पॉइंट हुआ बी। अब क्वेश्चन क्या है? एक वेक्टर आर आपको दिया हुआ है, आर मीन्स कि वही आपको कोई वी दिया हुआ है, और इसका टर्मिनल पॉइंट जो है वो है 501। आप इसका इनिशियल पॉइंट निकालें। तो अब इसमें देखें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं या 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है। इसमें आई भी आ गया, जे भी आ गया और इसमें के भी आ गया।
तो इसको हम कहते हैं 3D वेक्टर, यानी ये 3 डायमेंशन में है, एक्स वाई और जी में है, ठीक है। और इनके जो यूनिट वेक्टर्स क्या होंगे, या इनके जो डायरेक्शन वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, एलॉन्ग एक्स एक्सिस आई होगा, एलॉन्ग वाई जो है वो जे होगा, और एलॉन्ग जी जो है वो के होगा, ठीक है। यानी 3 डायमेंशन कुछ इस किस्म का बनेगा। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये जी हो, ये आई में जी में, और ये वाला के में, इस किस्म का 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा। अच्छा, अब तो मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट में सपोज करता हूँ लेट ए बी द इनिशियल पॉइंट ऑफ वी का ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ठीक है। एंड जो टर्मिनल पॉइंट है उसको भी मैं नाम दे देता हूँ एंड बी, ये ए बी सी 3 लेना है, 3 डायमेंशन है, ये 3 लेंगे आप, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, 3 है। ये क्या होगा 5 0 एंड 1, ये इसका हो गया टर्मिनल पॉइंट। अब हमें पता है कि एक वेक्टर ए बी जो होता है, ये वेक्टर जो ए बी है, इसी वेक्टर को इसने वी का नाम दिया हुआ है ये, और इस वी की वैल्यू बेटा दी हुई है क्या, -3 1 एंड 2, ये दिया। बात समझ गई। तो अब एक्चुअली क्या है, जो आपका वी है वो ए बी है, यानी अगर मैं इसको इसे में अगर वी कह दूं तो इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इसका टर्मिनल पॉइंट हो, तो वी की तो वैल्यू आपको दी हुई है ना, ये इसके बराबर है। तो ए बी मेरा वी है और वी जो है इसके बराबर हो गया। अब ए बी की डेफिनेशन लगाएं। ए बी की डेफिनेशन क्या बताई थी, बी में से ए को माइनस करें, ये आपका बी है और ये आपका ए है, तो क्या हो जाएगा, ये बी में से ए को 5 माइनस ए कॉमा 0 माइनस बी कॉमा 1 माइनस सी, ये हो गया वेक्टर ए बी। क्या समझे, बात समझ रहे हैं ना, यानी कि पॉइंट बी में से पॉइंट ए को माइनस करें, इसके इसमें से 5 माइनस ए 0 माइनस बी एंड 1 माइनस सी, ये आ गया। और ये है किसके इक्वल, ये है -3 1 एंड 2 के इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 5 माइनस ए, ये माइनस बी, और ये होगा बेटा 1 माइनस सी, और किसके इक्वल है, ये -3, ये है 1 और ये है 2। तो अगर आप कंपेयर करें तो 5 माइनस ए किसके इक्वल होगा, बाय कंपैरिजन 5 माइनस ए की वैल्यू -3। इसी तरीके से माइनस बी की वैल्यू क्या होगी 1, और 1 माइनस सी की वैल्यू क्या होगी 2। तो बस सॉल्व हो गया। इसको इस साइड पे ले आएं और ए को वहाँ ले जाएं, तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -1, और इस सी को वहाँ ले जाएं, 2 को यहाँ ले आएं, तो 1 माइनस 2 -1, तो सी की वैल्यू -1, ठीक है बेटा। तो वो पॉइंट क्या बना आपका, पॉइंट ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। तो ये है वो हमारा इनिशियल पॉइंट। बात समझ नहीं। अगर अपना आंसर आपने चेक करना है तो आप ए को इस बी में मल्टीप्लाई करके देख लें, आंसर आपको ये वेक्टर देगा, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन से हमें ये वेक्टर मिला है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, आप एम की वैल्यू बताइए, फॉर विच द वेक्टर ए 3i + 4j - 9k इज पैरेलल टू द वेक्टर बी i + mj - 3k, ठीक है। मतलब कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। आप बताइए m की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है।
तो मैं क्या करता हूँ, जो 3 डेफिनेशंस आपको बताई हैं पैरेललिज्म के लिए, किसी एक को भी फॉलो कर लें तो आपका काम निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में वेक्टर ए किसके बराबर है बेटा, 3i + 4j - 9k। इसमें आप देखें डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, डायरेक्शन रेशियो से मैं करवा के दिखा देता हूँ, आसान है। क्या है, 3, दूसरा क्या है 4, तीसरा क्या है -9। जो कंपोनेंट्स हैं वही इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। बी देख लें क्या है, i, फिर +mj, देन -3k। इसमें डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, i का कोएफिशिएंट 1, j का कोएफिशिएंट m, और k का कोएफिशिएंट -3। तो मैंने आपसे कहा था कि A is parallel to B, A is parallel to B for some value of M, यानी M की किसी वैल्यू के लिए क्या है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो इट इम्प्लाइज, आप डायरेक्शन रेशो देखें, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। यानी यहाँ से देख लें, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 है, ये B2 है, और ये B3। तो आपसे क्या कहा था कि A1 डिवाइड बाय B1 इक्वल टू A2 डिवाइड बाय B2 इक्वल टू A3 डिवाइड बाय B3। तो इनकी वैल्यूज को पुट करें, A1 की वैल्यू ये 3 डिवाइड बाय B1 की वैल्यू कौन सी होगी, B1 की वैल्यू ये 1 इक्वल टू A2 की वैल्यू 4 और B2 की वैल्यू m, फिर A3 की वैल्यू -9 और B3 की वैल्यू -3। ठीक है, तो ये देखें ये कटता है ना, तो यहाँ से तो ये आपको मिल जाएगा क्या, 3 ये 3 आ जाएगा। अब देखें ये 3 तो हो गया 3 के इक्वल, बिल्कुल ठीक है। 4/m को 3 के इक्वल, मतलब ये है ना कि तीनों इक्वेशन से तीनों बराबर हैं, ये है इसका मतलब, ये है 3 4/m ये 3, इसका ये मतलब है। तो मतलब क्या है कि ये जो है वो इसके इक्वल है और ये जो है वो इसके इक्वल है। तो मतलब 4m 3 के इक्वल भी है और यहाँ से 4m भी 3 के इक्वल, तो तीनों इक्वल हैं। तो मैं ये m और ले लेता हूँ, इसका मतलब क्या है कि 4/m इज इक्वल टू कितना होगा, 4/m इज 3। इसको पलट दें, m/4 कितना हो जाएगा, 1/3। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। ये बात समझ में। अगर आप कहते हैं नहीं जी ये तो बड़ा मुश्किल है सर, ऐसे हम नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे कर लें। आपको क्या बताया कि A इज इक्वल टू लेमडा टाइम B, ऐसे ही बताया। तो अब लगा दें कि A की वैल्यू, A कितना है 3i, फिर +4j -9k इक्वल टू लेमडा टाइम लगाइए B की वैल्यू i +mj -3k। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर लें, क्या हो जाएगा, λi λmj 3λk, ये 3i +4j और -9k। इसमें से आप कंपेयर कर लें, कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, देखें 3i और यहाँ से लेमडा कंपेयर करें बाय कंपैरिजन, देखिए i का कोएफिशिएंट 3 है तो यहाँ i का लेमडा है, तो 3 इज इक्वल टू लेमडा हो गया। यहाँ पर देख लें 4 है और ये लेमडा m है, तो यहाँ से 4 इज इक्वल टू लेमडा m आ गया।
बस मेरा काम हो गया। लेमडा की वैल्यू इसमें पुट कर ली, कितना आता है, यह आ जाएगा 4 इज इक्वल टू लेमडा की वैल्यू 3m, तो m बचे क्या आ गया 4/3। तो जिस तरीके से भी आप कर लें